So, hello everyone. Let us start with the revision lecture on proportions. Business mathematics का ये सेकंड रिवीजन लेक्चर है हमारा, बराबर है, जिसमें हम लोग proportions का टॉपिक कवर करने वाले हैं। बराबर है। proportion क्या होता है? proportion का मतलब होता है जब दो रेशियोज आपस में इक्वल हो जाए ना, हम कहते हैं ये क्या है, ये proportion है। समझने की कोशिश करिएगा, जब दो रेशियोज आपस में इक्वल हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? proportion हो जाएगा। Everybody clear, right? If two ratios are equal to each other, we say that they are in proportion. So if the ratio of the first quantity to the second is equal to the ratio of the third quantity to the fourth, we say that the four quantities are nothing but in proportion. So if A upon B is equal to C upon D, we say that they are in proportion, right? अच्छा, आप लोगों को इनके नाम पता है? A upon B और C upon D proportion में है, ठीक है? तो मुझे बताओ A और D को क्या कहते हैं? पहला और आखिरी क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म फोर्थ टर्म नहीं चाहिए मेरे को, पहले और आखिरी को क्या कहते हैं? एक्सट्रीम्स। याद आ रहा है? पहले और चौथे को कहते हैं एक्सट्रीम्स। अच्छा, तो बीच में वालों को क्या कहते हैं? मीन्स। यस, ए एंड डी आर एक्सट्रीम्स, बी एंड सी आर मीन्स। व्हाट अबाउट दिस डी? याद है इसको क्या कहते थे? सिर्फ इस डी को फोर्थ प्रपोर्शनल। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चंस में क्या होगा मालूम है? आपको बोला नहीं जाएगा कि चार टर्म्स प्रोपोर्शन में, आपको सिर्फ इतना लिख के दे दिया जाएगा दैट x इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 1 2 3, टेल मी व्हाट इज x। अंडरस्टैंड? इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे। ठीक है, सो दिस आर फोर टर्म्स ऑफ द प्रोपोर्शन। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट ए बी सी डी ये अलग अलग टर्म्स है, जिसमें फर्स्ट और फोर्थ को एक्सट्रीम, सेकंड और थर्ड को मीन्स कहते हैं, डी को फोर्थ प्रोपोर्शनल कहा जाता है। अगर आप समझ चुके हैं तो भाई मेरे को इसका आंसर बताओ। x is to y अगर 3 is to 5 है तो जल्दी से बताओ इसमें एक्सट्रीम्स क्या है? x is to y 3 is to 5 है, एक्सट्रीम्स क्या है? x and 5 are extremes and what are means? 3 and y are means, right? So x and 5 are extremes and y and 3 are means, right? So these are extremes and means. A very important property is a cross product rule. You can easily multiply the opposite terms. Okay, so tell me, if a upon b is equal to c upon d, can we cross multiply them? What will it become? AD is equal to BC, right? So we can say product of the extremes is equal to the product of the means. Okay, now if you have understood, tell me the answer of this. Come on, tell me the answer of this. Is x upon 15 is equal to 4 upon 3? Find x. x upon 15 is nothing but 4 by 3. 15 वहां जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. So x is equal to what? 15 into 4, 60 by 3. Answer is 20. Perfect. X equals 20. Everybody clear, right? कोई डाउट नहीं, पक्का समझा ना? इंडाई से सीख रहे अपन, बराबर? प्रपोर्शन है, अच्छा मैं देख रहा हूं आप जागे हैं कि सोए हैं ऐसे। Come on, continued proportion. Now what is continued proportion? Continued proportion का मतलब होता है बेसिकली जब सिर्फ तीन क्वांटिटीज दी जाए, a upon b is equal to b upon c, we say that the four quantities are in, we say that the three quantities are in continued proportion. What are the quantities? What are the ratios? a upon b is equal to what? b upon c, मतलब जिस पे पहला खत्म हुआ वहीं से दूसरा स्टार्ट हुआ। a upon b is equal to b upon c, then we say that a, b and c are in continued proportion. Can you tell me what is the name of b in this? अगर a upon b और b upon c इक्वल है तो बेटा b को कहते हैं मीन प्रोपोर्शनल। क्या कहते हो b को? पक्का? b को मीन प्रोपोर्शनल। c को क्या कहते हैं? C is the third proportional, B is the mean proportional. आपने स्टैट्स भी सीखा है तो आप अच्छे से जानते हैं कि B को ज्योमेट्रिक मीन भी कह सकते हो आप A और C का। B is equal to root AC, so B square equals AC. We can say B is also the geometric mean of A and C. Everybody clear? बराबर, कोई डाउट नहीं। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहता A B C D ये चार चार कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, तो आप क्या समझोगे?
ए अपॉन बी इज इक्वल टू वाह बहुत बढ़िया। ठीक है, सो ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। यहाँ पे बी जो है ना वो आजू बाजू वाले का ज्योमेट्रिक मीन है, सी जो है वो आजू बाजू वाले का ज्योमेट्रिक मीन है। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट कंटिन्यूड प्रपोर्शन। नेक्स्ट टेल मी द आंसर ऑफ दिस। 3x and 12 are in continued proportion, then what is x? Come on, 3x and 12 are in continued proportion, then what is x? X is 6, पक्का? अरे वाह, so 3x and 12, so 3 upon x equals x upon 12, so 3 into 12 is 36, 36 equals x square, so x will be equal to, everybody clear right? कोई दिक्कत नहीं। क्या x -6 नहीं हो सकता? फिर x -6 क्यों नहीं हो सकता? Very good. Square is positive. Square root can be negative. We have to take the square root, not the square. 36 is x square. I'll take the square root of both the sides. So x square का square root तो x हो जाएगा. 36 का square root +6 -6 दोनों हो सकता है, right? वो तो ऑप्शन देगा ही आपको एग्जाम में, उसमें that was very smart. ऑब्वियसली वो -6 नहीं देगा तो आप 6 ही कंसिडर करेंगे, लेकिन अगर -6 और 6 दोनों दे दे तो क्या करोगे? तो वो तीसरा ऑप्शन देगा बोथ द अबव। याद रखना, वो तीसरा ऑप्शन देगा बोथ द अबव, उसको टिक कर देना। एवरीबडी क्लियर? ओके, कम ऑन। यूनिट्स कैन बी डिफरेंट। रेशियो में कुछ कॉल ये था ना कि यूनिट्स अलग नहीं हो सकते, राइट? सेम होने चाहिए, लेकिन प्रपोर्शन में यूनिट्स अलग हो सकते हैं। ठीक है, सो ये देखो 6 kg is to 8 kg, व्हाट इज द रेशियो? 6 kg is to 8 kg और 12 टॉफी is to 16 टॉफी। टॉफी कट, केजी कट, 3:4 3:4 इक्वल है, मतलब रेशियोज अलग हो सकते हैं प्रपोर्शन में। ठीक है, नेक्स्ट। You must have heard of this properties, right? Properties of proportion, invertendo. What is invertendo? उल्टा कर दो। If a upon b is equal to c upon d, if a upon b is equal to c upon d, then invertendo क्या हो जाएगा? b upon a is equal to b upon c. Fantastic. Alternando, तो इफ a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, अल्टर कर दीजिए बेटा टर्म्स को, क्या हो जाएगा वो? a अपॉन c इज इक्वल टू b अपॉन d, राइट? a अपॉन c इज इक्वल टू b अपॉन d, दैट इज अल्टरनेंडो। कॉम्पोनेंडो, if a upon b is equal to c upon d, then a plus b upon b equals c plus d upon d. Everyone clear, right? कोई डाउट नहीं। ओके, सो फिर इसका आंसर पता ही होगा आपको। कंपोनेंडो अगर प्लस होता है तो डिविडेंडो क्या होता है? सो इफ a अपॉन b इक्वल्स c अपॉन d, देन a माइनस b अपॉन b इक्वल्स c माइनस d अपॉन d। परफेक्ट। व्हाट इज कंपोनेंडो डिविडेंडो? If a upon b is equal to c upon d, then a plus b upon a minus b is equal to c plus d upon c minus d। पक्का? ओके, अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो ये है तो आप मुझे बताओ डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो क्या होगा? परफेक्ट, तो डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो क्या हो जाएगा? a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इक्वल c माइनस डी अपॉन c प्लस डी। सबको समझ रहा है? बराबर है? ठीक है, तो इसका फिर आप मुझे एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है अभी आप वो लिखेंगे, दैट इज एडेंडो। ये वाला प्रॉपर्टी आप लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कम ऑन, ये वाला प्रॉपर्टी आप लिख लीजिए, एडेंडो वाला। दिस इज अ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। कम ऑन।
if a upon b is equal to c upon d is equal to e upon f is equal to g upon h, ये प्रॉपर्टी जहां तक मुझे ध्यान में शायद आपके स्टडी मटेरियल में नहीं है, ठीक है, बाकी सब है चलो बढ़िया बढ़िया है तो अच्छी बात है। एडेंडो है, सप्रेटेंडो नहीं है, फिर सप्रेटेंडो भी है, पुराने में तो नहीं हुआ करता था भाई। ओके वेरी गुड, है तो बहुत अच्छी बात है, नाइस। If a upon b is equal to c upon d is equal to e upon f is equal to g upon h, then what is the most special thing of this property? You know, every single term is equal to, every single ratio is equal to the sum of the antecedents upon the sum of the consequents. मतलब आप क्या कर सकते हैं, आप सभी के न्यूमरेटर्स को ऐड कर सकते हैं, सभी के डिनोमिनेटर्स को भी ऐड कर सकते हैं, और वो इक्वल हो जाएगा ओरिजिनल रेशियो से ही। ये उसकी सबसे खास बात है। मेरा आप लोगों से एक सवाल है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, यहां पे दिया है a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ इज इक्वल टू जी अपॉन एच, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, दे आर इक्वल टू a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी। सिर्फ मैंने दो के एंटीसीडेंट्स को ऐड किया और दो के ही कॉन्सिक्वेंट्स को ऐड किया, क्या ऐसा कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि सिर्फ ए और जी, पहला और आखिरी वाला ऐड करूं अपॉन ए बी प्लस एच? कर सकता हूं। कोई भी एंटीसीडेंट्स के पेयर को आप ऐड कर सकते हैं और उनको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, उसी को सब्ट्रैहेंडो कहते हैं, ठीक है। और सिर्फ यही दो प्रॉपर्टीज है जो ओरिजिनल रेशियो से इक्वल होती है, बाकी कोई भी ओरिजिनल रेशियो से इक्वल नहीं होती। क्लियर एवरीवन? Tell me the answer for this. If x upon 2 is equal to y upon 3 is equal to z upon 7, then the value of 2x minus 5y plus 4z upon 2y is question mark. Yes, डी ऑप्शन। कैसे किया बेटा आपने इसको? बहुत बढ़िया। तो यही ट्रिक आपको बताना था इस क्वेश्चन के लिए। अगर ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे? ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आ गए ना, x अपॉन 2 इक्वल्स y अपॉन 3 इक्वल्स z अपॉन 7, तो आप सीधा सीधा x को ले लोगे 2, y को ले लोगे 3, z को ले लोगे 7। समझ में आया? सीधा आपको क्या करना है, x को लेना है 2, y को लेना है 3, z को लेना है 7, और आपको इसमें वैल्यू डाल देना है और आपका आंसर आ जाएगा। एवरीबडी क्लियर? राइट। सो अगर मैं इसमें वैल्यू डाल देता हूं तो 2 इंटू 2 विल बी 4, माइनस 5y यानी माइनस 5 इंटू 3 दैट इज माइनस 15, प्लस 4z यानी 4 इंटू 7 दैट इज प्लस 28 अपॉन ट्वाइस ऑफ y, सो 2 इंटू 3 दैट इज 6। तो ये आंसर आ जाएगा 17/6, विच इज द डी ऑप्शन। एवरीबडी क्लियर? राइट, कोई डाउट नहीं? पक्का? अच्छा, बहुत आपने स्मार्टनेस दिखाया, मेरे को बड़ी खुशी हुई कि आपने x अपॉन 2, y अपॉन 3 और z अपॉन 7 में x को 2 ले लिया, y को 3 ले लिया, z को 7 ले लिया। बराबर है। क्या होगा अगर ये उल्टा होता? फिर आप क्या करते? तो भी वही करना है, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू 7। तो ऊपर हो या नीचे हो, अगर ऐसा क्वेश्चन है x2 है, y3 है, z7 है, फिनिश। क्लियर? कंफ्यूज नहीं होना है ना, ऐसा आए या ऐसा आए, दोनों का आंसर वही है। आप x को 2 ले लेंगे, y को 3 ले लेंगे, z को 7 ले लेंगे, खत्म। क्लियर? आई होप दिस ट्रिक्स आर हेल्पिंग यू, राइट? ओके, नाउ इसको सॉल्व करने के लिए के टेक्निक भी है। सच अगर आपको बताऊं ना, तो इसको सॉल्व करने के लिए के टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है। x इज इक्वल टू 2k, y इज इक्वल टू 3k, z इज इक्वल टू 7k, वैसा करके इसको सॉल्व करते हैं।
ठीक है, लेकिन हम लोग के वे करने का टेंशन लेते ही नहीं। हम क्या करते हैं, सीधा x को 2 लेते हैं, y को 3 लेते हैं, z को 7 लेते हैं। अब इसको सॉल्व करके जरा बताओ तो मेरे को, क्या हम इसे k लें कि डायरेक्ट वैल्यू डाल के निकाल लें? निकालो। 16 नहीं 18 है। तो आंसर विल डायरेक्टली कम टू, राइट, 4 + 5 + 9, राइट, सीधा सीधा वैल्यू डाल दीजिए। 4 + 5 + 9 upon 9, आंसर विल बी 18 upon 9 एंड आंसर विल बी 2। परफेक्ट, इजी है, कोई डाउट? परफेक्ट। चलो, अब प्रपोर्शन की थ्योरी कंप्लीट हो गई है। अब हम प्रपोर्शन के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आपके स्टडी मटेरियल के पहले करेंगे, फिर पास्ट एग्जाम्स के कुछ करेंगे। 2a² इसका फोर्थ प्रपोर्शनल चाहिए है। अब 2a² इसका फोर्थ प्रपोर्शनल हमें चाहिए है। यस, ए आ रहा है, किसका है? बहुत बढ़िया, लगता है मैंने तुमको कोई लेक्चर। 2a/a² is equal to c/x, राइट। 2a/a² equals c/x। क्या कट हो सकता है इन दोनों में? एक ए कट जाएगा, बराबर है। और मुझे x चाहिए तो x यहां भेज दूंगा और 2 यहां पे, तो ये हो जाएगा x is equal to ac/2, विच इज द ए ऑप्शन, राइट, विच इज द ए ऑप्शन। इजी क्वेश्चन एकदम, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, बराबर है। ठीक है, चलो ट्राई द नेक्स्ट वन। If 4 numbers 1/2, 1/3, 1/5, 1/x are proportional, then x is what? Before you start this question, just a minute, before you start this question, can you tell me the answer of this? क्या है, बेसिक्स आपका पक्का होना बहुत जरूरी है। a/b/c/d क्या होता है? इंटू d/c, बराबर है। ये उल्टा होकर रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई करता है। बेटा आपका बेसिक अच्छा है, इसलिए आप फटाफट आंसर कर रहे हैं, ठीक है। हर बच्चे को नहीं समझ में आता है, ध्यान रखना, हर बच्चा ये नहीं समझ सकता इतने जल्दी। इफ a/b/c/d इज आस्क्ड, व्हाट यू डू इज a/b इक्वल्स इनटू d/c, इसको उल्टा करके आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। सो दिस वे यू इजीली डू दिस। अब इसी लॉजिक के साथ इसको सॉल्व करो। 1/2, 1/3, 1/5, 1/x आर प्रोपोर्शनल, तो x क्या होगा? इसी लॉजिक का इस्तेमाल करिए। 1/2, 1/3 equals 1/5 upon 1/x, yes। आई एम जस्ट हियर टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत इजी क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो करा रहा हूँ। आप देखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले भी। अगर आपने स्कैनर के पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस किए होंगे, आपको पता होगा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। There is a reason why I call myself repeater specialist, because I know what comes in your exams more, ठीक है। I focus on those topics only. तो 1/2 upon 1/3, ये 3 चला जाएगा ऊपर, इट विल बिकम 3/2। ये x भी ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा वो? तो फिर ये पाई अब यहाँ भेज सकते हैं क्या अपन? क्या बन जाएगा? x इज इक्वल टू, राइट, क्लियर सबको? ओके, चलो फिर इसका आंसर करो तो जरा। If a is equal to b/2 is equal to c/5, then a is to b is to c is what? अरे वाह, वेरी गुड। अरे आपको ट्रिक बताया तो है। अगर a और b और c ऐसे रेशो दिया जाए, a/1 इज इक्वल टू b/2 इज इक्वल टू c/5, तो a is 1, b is 2, c is 5, खत्म। 1:2 is to 5, राइट, बराबर ना? डायरेक्ट कर लोगे ठीक एग्जाम में, बिल्कुल आता है, ऑप्शन से भी आता है, लेकिन हम लोग ऐसे कर सकते हैं, राइट। ओके, सो अगर a इज टू b/2 इज इक्वल टू c/5 दिया है, तो सीधा सीधा a 1 है, b 2 है, c 5 है, खत्म। तो a b c का रेशियो 1:2:5, ठीक है। टेल मी द आंसर फॉर दिस। ये अच्छा क्वेश्चन है, सोच समझ के करना और सारे ऑप्शंस को चेक करना, सारे ऑप्शंस को। कम ऑन,
आपको दूसरे टेक्निक से करना है, आप दूसरे टेक्निक से भी कर सकते हैं। यस, नो, कोशिश करिए, कम ऑन, कोशिश करिए। कम ऑन, कोशिश करिए। x is to y is 2 is to 3, y is to z is 4 is to 3, x is to y is to z is what? यस, आपका आंसर सही है। यस, आपका क्या नाम है? इंद्रजीत। इंद्रजीत, आपका जवाब सही है जो आपने निकाला है, वो यहाँ नहीं है। नन ऑफ दिस इज द आंसर। ठीक है, मैं आप सबको समझाता हूँ बेटा ऐसे क्वेश्चंस को फटाफट कैसे करते हैं। देखिए, हर बच्चे को ये नहीं जमेगा कि ये रेशियो कैसे निकालते हैं। जब x इज टू वाई का दिया है, y इज टू जेड का दिया है, x इज टू वाई इज टू जेड का पूछा है, हर बच्चा नहीं कर पाएगा। कुछ स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, डेफिनेटली वो कर लेंगे। आई एम श्योर आप में से भी काफी सारे स्टूडेंट्स कर लेंगे इसको। लेकिन ऑर्डिनरी बच्चे का क्या, उसने ये ट्रिक अप्लाई करनी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। x इज टू वाई क्या दिया हुआ है बेटा आपको? 2 is to 3 दिया हुआ है ना, x इज टू वाई। ठीक है, क्या पहले ऑप्शन में x इज टू वाई 2 is to 3 है? क्या पहले ऑप्शन में x इज टू वाई 2 is to 3 है? दूसरे ऑप्शन में है क्या 2 is to 3? तीसरे ऑप्शन में है 2 is to 3। y is to z 4 is to 3 होना चाहिए। क्या यहाँ y is to z 4 is to 3 है क्या? ये भी गलत है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। समझा कैसे किया बेटा अपन ने? देखो मैं आपको वापस समझा रहा हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना इस ट्रिक को। x इज टू वाई 2 is to 3 दिया हुआ था, पहले ऑप्शन में क्या x इज टू वाई 2 is to 3 था? यस। क्या सेकेंड ऑप्शन में भी पहले और दूसरे का रेशियो 2 is to 3 ही था? चेक करो, नहीं है ना, कट। तीसरे ऑप्शन में क्या पहले दोनों का रेशियो 2 is to 3 है? कट। अब y is to z का रेशियो 4 is to 3, क्या ये 4 is to 3 में है? अब स्टूडेंट पूछ सकते हैं कि सर चलो ये तो सब रॉन्ग थे, आपने निकाल लिया, अगर हमें राइट ऑप्शन दे देता वो कैसे करते आप? मान लीजिए 8 is to 12 is to 9 वो दे देता तो। चलो देखते हैं, क्या पहले दोनों का रेशियो 2 is to 3 है? देखो जरा 8 is to 12 किसके मल्टीपल्स है? दोनों 4 के, तो ये 2 is to 3 में आ रहे हैं बराबर। क्या ये सेकंड और थर्ड का रेशियो 4 is to 3 में भी है? 12 is to 9 3 के मल्टीपल्स है, तो 4 is to 3 भी आ रहा है, तो ये करेक्ट है। समझ में आ रहा है? मतलब एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, दिस इज द वे यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस। एवरीबॉडी क्लियर राइट? कोई डाउट नहीं? अगर आपको सॉल्व करना है तो फिर तो आपको उसका एलसीएम कराना पड़ेगा, मतलब 3 और 4 टर्म्स को सेम करना पड़ेगा, बराबर है। तो ये वाले रेशियो को 4 से मल्टीप्लाई करो, ये वाले रेशियो को 3 से, ठीक है। Come on, if sum of the ages of 3 persons is 150 years, 10 years ago the ages were in the ratio 7 is to 8 is to 9, तो उनके present ages क्या होंगे? कर सकते हो, ऑप्शन से भी कर सकते हो, जिससे करना करो, बस मेरे को राइट निकाल के दो। यस, ये ऑप्शन आ रहा है। वाह, कैसे किया बेटा आपने? हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आपको बोला है कि 3 लोगों के एज का टोटल 150 है। जब मैंने चेक किया ना तो तीनों भी ऑप्शंस में सबका टोटल 150 आ रहा था, ठीक है। फिर उसने कहा कि 10 साल पहले उनके एज का रेशियो था 7 is to 8 is to 9, तो मैंने भी वही किया, पहले ऑप्शन में गया मैं, सबको 10-10 साल पीछे लेके जाओ। ये 45 वाला 10 साल पीछे जाएगा तो क्या बन जाएगा? 50 वाला 50 रहेगा ना, वो भी कम हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और ये वाला क्या इनका रेशियो है बताओ?
7:8:9 सब पाई के मल्टीपल्स हैं, यही आपको दिया हुआ था यहाँ पे भी। तो यस, ये सारी कंडीशंस मैच कर रहा है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, बाकी के ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। एवरीबडी क्लियर राइट? कोई डाउट्स? ओके, टेल मी द आंसर फॉर दिस। 10 seconds, 10 seconds। अरे कितना टाइम लेते हो? टू नंबर्स रेशियो क्या बोला उसने? क्या ये 3:4 में? क्या वो 3:4 में? क्या ये 3:4 में? खत्म। क्यों थक रहे हो? बराबर है। कौन से पिक्चर का डायलॉग है वो? हाउसफुल, हाउसफुल राइट। सो अरे आपने वो थकना नहीं है, कम ऑन। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4 उसने बोला। पहला वाला 14:20, दोनों 2 से डिवाइड होते हैं, दोनों 2 से डिवाइड होते हैं, बराबर ना? सो 7:10 ये बनने वाला है, ये 3:4 तो कुछ बनेगा नहीं। दूसरा वाला तो प्राइम नंबर्स ही है, वो तो और घटेगा नहीं। और तीसरा है 18:24, क्या ये 6 के मल्टीपल्स हैं? बराबर है, 3:4 हो रहा है ये। फिनिश। ठीक है, बाकी का चेक करने की जरूरत ही नहीं। चल आगे। अब कुछ पास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं आपको, ठीक है, जिसमें मैं रेशियो के भी क्वेश्चंस कराऊंगा और प्रपोर्शन के भी, क्योंकि दोनों टॉपिक एक्चुअली अटैच्ड है, रेशियो एंड प्रपोर्शन। ओके, नाउ लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक्स में है ही नहीं, है बड़ी तकलीफ है। आपके टेक्स्ट बुक्स में ना ये एलॉय वगैरह के क्वेश्चन ही नहीं है, और एग्जाम आईसीआई का फेवरेट है ये एग्जाम्स में पूछने के लिए। ये ऐसे एलॉय के क्वेश्चन पूछते हैं। Alloy contain copper and zinc in the ratio 9:4. The zinc required to melt with 24 kg of copper is question mark. Come on. The zinc required to melt with 24 kg of copper is question mark. Answer करिए, come on. तो उसने कहा कि एक एलॉय में कॉपर और जिंक है, उनका रेशियो क्या है? कॉपर और जिंक का 9/4। ठीक है, उसने 24 kg कॉपर का लिया। अगर 9/4 है, 9 कॉपर है और 24 जो है वो जिंक है, तो फिर ऑब्वियस ही बात है, अगर कॉपर 24 है तो जिंक होगा x। अब इसको सॉल्व करो और x का आंसर निकालो। कम ऑन। सो 9/4 इज इक्वल टू 24/x। बेटा इसको यहां पे सॉल्व करते अपन। 9/4 इज इक्वल टू 24/x, तो फिर ये x वहां चला जाएगा। x इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाय 4/9। आंसर आता है 10.667। आंसर आता है बेटा 10.667। अब 10.667 बोले तो 10/230 होता है, ठीक है ना? 10/230 होता है। समझ में आ गया सबको? कोई डाउट नहीं? पक्का? ओके, कम ऑन, ये वाला आंसर करिए प्लीज। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसका आंसर मुझे ऑफलाइन से नहीं, ऑनलाइन वाले बच्चों से चाहिए। आंसर दिस वन, कम ऑन। इन अ 40 liters मिक्सचर ऑफ ग्लिसरीन एंड वाटर, द रेशियो ऑफ ग्लिसरीन एंड वाटर इज 3:1। द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडेड इन द मिक्सचर टू मेक द रेशियो 2:1। Forty liters mixture of glycerin and water. The ratio of glycerin and water is 3:1. The quantity of water to be added in the mixture in order to make the ratio 2:1.
यस, सी, नॉट राइट। अरे वाह कृतेश, बिल्कुल सही आपका जवाब। In a 40 liters mixture of glycerin and water, the ratio of glycerin and water is 3:1. Everyone, please tell me, अगर एक 40 लीटर्स का मिक्सचर है, ठीक है, ये एक मिक्सचर है बेटा यहां पर, ठीक है, ये 40 लीटर का है, और इसमें जो ग्लिसरीन है और जो वाटर है उनका रेशियो है 3:1। इसमें जो ग्लिसरीन है और वाटर है उसका रेशियो है 3:1। तो टेल मी समथिंग, ग्लिसरीन कितना होगा और वाटर कितना होगा? ये 40 लीटर का है बेटा, 40, ठीक है। सो 30 लीटर्स मस्ट बी ग्लिसरीन एंड 10 लीटर्स मस्ट बी वाटर, राइट, है ना। 30 लीटर्स ग्लिसरीन एंड 10 लीटर्स वाटर। उसने कहा कि आप वाटर में कुछ ऐड करो तो वो रेशियो 2:1 हो जाना चाहिए, ठीक है। सोचना, मैं वाटर में x लीटर्स ऐड कर रहा हूं, ग्लिसरीन कितना हो जाएगा? ग्लिसरीन में तो मैंने कुछ ऐड किया नहीं, वो 30 लीटर्स का कितना रह जाएगा? 30 लीटर्स। वाटर कितना हो जाएगा? पहले ही 10 लीटर्स था, अब मैंने एक्स और ऐड कर दिया है, 10 प्लस एक्स या 10x? 10 प्लस एक्स, बिल्कुल सही, वेरिएबल्स ऐड नहीं होते। सो 10 प्लस एक्स, ओके, 10 प्लस एक्स। और उसने कहा है कि नया रेशियो है 2:1, नया रेशियो है बेटा 2:1। सो 30 अपॉन 10 प्लस एक्स, द रेशियो हैज टू बी 2:1। इसको सॉल्व करो, आपको आराम से एक्स का आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, यू गेट 30 इज इक्वल टू 20 प्लस 2x, तो 20 वहां जाके डिडक्ट हो जाएगा। 10 is equal to 2x, so x is equal to 5 liters. That is how you solve this question. क्या सबको समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं? वेरी गुड बेटा, आप अभी समझ रहे हैं, बाद में घर पे ट्राई करोगे तो आएगा ना। लिखना है, लिखते रहो, लिखते रहो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही करा रहा हूं मैं, सारे क्वेश्चन थोड़ी करा रहा हूं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन का रेफरेंस आप अपने नोटबुक में डालेंगे, क्वेश्चन 13, हमारे नोट्स का क्वेश्चन 13, यस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट ऐसे, अच्छा ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट चाहिए ना आपको? लिस्ट तो है अपने पास। वो एक ये इसकी बुक आती है, पता है आपको, सुचिता प्रकाशन की, कैनर, वो सब इंपॉर्टेंट ही है। समझ रहे मेरा पॉइंट? मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है, पास्ट एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तुम उतने पक्के कर लो ना, उसके सारे लॉजिक्स पक्के कर लो, तो तुम आराम से निकल जाओ, एकदम आराम से। ठीक है, एवरीबॉडी डन? क्वेश्चन क्यों लिख रहे हो? ये टेक्स्ट बुक का तो है ही नहीं ना क्वेश्चन, ये तो स्कैनर का क्वेश्चन है। तो आप खाली रेफरेंस ले लो ना, ये तो मैं आपको नोट्स दूंगा ही, तो फिर आप उसमें कर लेना। डन? नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे कई बार आए हुए भी है, और ये क्वेश्चन जल्दी से बच्चों को डाइजेस्ट नहीं होता। इन व्हाट रेशियो शुड टी वर्थ रुपीज 10 पर बैग to be mixed with tea worth rupees 14 per kg, so that the average price of the mixture be 11 per kg? 10 रुपए की चाय और 14 रुपए की चाय दोनों को मिला लिया, और एवरेज कितना होना चाहिए? 11 रुपीज। किस रेशियो में डाला होगा? कम ऑन, किस रेशियो में इसे मिक्स किया गया होगा?
कम ऑन, टेल मी द आंसर ऑफ दिस। नहीं आ रहा है, नहीं जम रहा है। क्वेश्चन दिखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, दिखने में ऐसा लगता है कि बड़ा डरावना क्वेश्चन है। ट्रिक आपको बताऊंगा, आप बोलेंगे क्या इजी क्वेश्चन था। एकदम सिंपल, एक फॉर्मूला खाली आप अपने नोटबुक में लिख लो। ये फॉर्मूला कहीं नहीं मिलने वाला। एक्चुअली मैं मेरे क्लास में जब पढ़ा रहा था तब उस टाइम पे फॉर्मूला हमने डेवलप किया था ताकि इस क्वेश्चंस को इजी सॉल्व कर सके। द फॉर्मूला यू कैन विच यू कैन यूज टू सॉल्व दिस वेरी फास्ट इज cheap upon expensive. Write down cheap upon expensive equals cheap upon expensive equals expensive minus average upon average minus cheap. अब इसी क्वेश्चन में सारे आंकड़े डाल दीजिए, एक्सपेंसिव के जगह एक्सपेंसिव, एवरेज के जगह एवरेज, और चीप इज टू एक्सपेंसिव का रेशियो बता दो मेरे को। एक्सपेंसिव था 14 रुपए वाला जो महंगा था, एवरेज आया इनका 11 रुपए का, सस्ता माल था 10 रुपए का। इस फॉर्मूले में सब डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। एक्सपेंसिव माइनस एवरेज, एक्सपेंसिव है 14 रुपए वाला, तो 14 माइनस एवरेज है 11 का, अपॉन एवरेज माइनस चीप यानी 11 माइनस 10। आंसर इज 3:1। बी ऑप्शन इज करेक्ट। Answer is B option, that is correct. Everybody understood? Question looks very difficult, but it is very easy if you apply this formula, if you apply this trick. देखो हमने भी जब पहली बार किया था ना क्लास में, बड़ा लंबा चौड़ा सॉल्यूशन था, बच्चे समझ गए सॉल्यूशन, लेकिन मेरे को पूरी गारंटी थी बच्चों को कुछ सॉल्यूशन याद रहने वाला है नहीं। ठीक है, उस टाइम पे हम लोगों ने फॉर्मूला डेवलप किया था। ठीक है, सो दिस फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है बेटा? Expensive minus average upon average minus cheap. Come on, in one voice. Expensive minus upon average minus cheap, right? So if we use this formula, we directly get the ratio of the cheap to the expensive quantity. Okay? चीप टू एक्सपेंसिव का रेशियो मिल जाएगा आपको। अगर हिसाब लगाना, आप लगा के देख लो। सस्ता माल आप लीजिए 3 किलो, अपन ने 3:1 आंसर निकाला है। सस्ता माल लो 3 किलो, 11 रुपए 3 किलो, 11 नहीं सॉरी, सस्ता तो 10 रुपए वाला है ना, तो 10 रुपए 3 बार लिया, कितना हो जाएगा? 10 रुपए के 3 किलो कितने हो गए? 30 रुपए हो गए। और एक महंगा वाला लिया 14 रुपए, कितना हो गया? 30 + 14 44। और अपने पास किलो भी तो 4 हो गए ना अभी, तो 44/4 आ जाएगा 11 एवरेज प्राइस। समझ में आ रहा है? दिस वे इट हैज टू बी डन। ओके, नेक्स्ट ऐसा ही एक क्वेश्चन, डीलर मिक्सेस। ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, मेरे समझ में ही नहीं आया कभी उन्होंने कैसे सॉल्व किया है उसको। ठीक है, मेरे को मेरा फॉर्मूला समझ में आता है, वैसा मैं सॉल्व करता हूं। डीलर मिक्सेस टी कॉस्टिंग 6.92 विद टी कॉस्टिंग 7.77 per kg, sells the mixture at 8.8 per kg, earns a profit of 17.5% on the sales price. In what proportion does he mix them? आपको वही पूछा है कि प्रपोर्शन किस रेशियो में मिक्स किया, वो बताओ मुझे। एक बात बताओ, अपने फॉर्मूले में सिर्फ 3 चीजें हैं, कौन कौन सी है? एक्सपेंसिव, एवरेज और चीप। इसमें से 2 चीजें अवेलेबल है यहाँ पे, कौन कौन सी अवेलेबल है देखो जरा। एक्सपेंसिव वाला एवरेज है 7.77, मतलब दिया हुआ है। सस्ता वाला दिया हुआ है 6.92, एवरेज है क्या? लेकिन उसने ये दिया है कि आप 8.8 में बेचते हैं और आपने 17.5% कमाया है। अगर मैं सेल्स में से प्रॉफिट हटा दूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे एवरेज कॉस्ट मिल जाएगी कि मेरी कितनी हुई है। समझने की कोशिश करिए, सेल्स में से प्रॉफिट हटा दो, कॉस्ट मिल जाएगा, एवरेज कॉस्ट मिल जाएगा, फिर अपना फॉर्मूला लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा। Come on, 8.8 में 7.26 इज कमिंग एवरेज। ठीक है, जैसे 8.8, जिन लोगों को नहीं समझा वो यहां ध्यान दीजिए। 8.8 आपका सेलिंग प्राइस है,
उसमें से प्रॉफिट हम लोग 17.5% हटा देते हैं तो वो आ जाता है 7.26, बराबर है। ये एवरेज कॉस्ट आया है। क्या है? एवरेज कॉस्ट। अब अपना फॉर्मूला जरा लगाओ। फॉर्मूला क्या है? एक्सपेंसिव माइनस एवरेज अपॉन एवरेज माइनस चीप। तो ये हो जाएगा 7.77 माइनस 7.26 अपॉन 7.26 माइनस 6.92। आंसर आता है 0.51 अपॉन 0.34। लेकिन कितना? 3:2 हो गया ना। 17 के टेबल में दोनों 51 और 34। 17 के टेबल में बेटा ये दोनों 51 और 34। द आंसर विल बी 3:2। क्या आपको समझ में आ गया? ये आपके स्टडी मटेरियल में है। हाँ, सॉल्व है। कैसे किया उन्होंने मेरे को नहीं पता, ठीक है। मेरे को ये समझ में आता है। आपको समझा? कर सकते हो आप एग्जाम में ये, पक्का है ना? ठीक है। This is the last question for proportions. If A upon B is 2/3, B by C is 4/5, C by D is 6:7, then A is to D is what? Come on, this is the last question from mathematics. That is proportion. हमें A is to D का रेशियो पूछा है सीधा, पहले से आखिरी तक का रेशियो पूछा है। बच्चा लोग जरा ध्यान दो तो। आपको A by D पूछा है, बराबर। आपको A by B दिया हुआ है, आपको B by C दिया हुआ है, आपको C is to D भी दिया हुआ है। अगर मैंने सबको मल्टीप्लाई किया तो क्या बचेगा? A by B इंटू B by C इंटू C by D अगर मैंने किया तो क्या बचेगा? ऑब्वियसली सब रेशो को मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। समझा? समझा ना क्या किया? आपको A बाई बी दिया हुआ है, आपको B बाई सी दिया हुआ है, आपको C बाई डी दिया हुआ है, सबको मल्टीप्लाई कर दो। B हो जाएगा कट, C हो जाएगा कट, बचेगा A बाई डी। इसी तरीके से 2/3, 4/5, 6/7 सबको मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर आ जाएगा। कम ऑन, जल्दी से निकालिए। ये टेक्स्ट बुक का नहीं है, ये टेक्स्ट बुक का है ही नहीं, ये पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन दिया है मैंने। 2/3, 4/5, 6/7 सबको मल्टीप्लाई कर दो बेटा। 2/3, 4/5, 6/7। कम ऑन, जो जो काट सकते हो काट लो। सो इट इज कमिंग 16/35। फिनिश। अंडरस्टूड द ट्रिक? ठीक है। दिस वे वी आर गोइंग टू डू द रिविजन लेक्चर्स ऑफ ऑल योर टॉपिक्स। ठीक है। So, thank you so much for joining me. I'll see you in my next revisions. Okay, till then, you take care, study well.